माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 इसमें आयोग का ये मत था। आयोग का जो आप याद रखेंगे, जो टाइमिंग है 1952-53 माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये जब भारत को जब आज़ादी मिली, स्वतंत्र भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो परिस्थितियां थी, वो बहुत ज्यादा उस समय चेंज हो रहे थे। तो ऐसे इन सारे सिचुएशंस को समझ समझ करके उनके बीच में एक संतुलन बनाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरत थी। और ये काम, इसमें शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसके लिए माध्यमिक शिक्षा का फिर से उसको पुनर्गठन करने की उसके लिए सजेशन दिया गया और उसको दोबारा फिर से बनाने की कोशिश, उसको रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। इसमें आयोग का जो व्यूज थे, उनका जो मत था, उन्होंने कहा कि शिक्षा में सबसे जो महत्वपूर्ण जो सुधार करने होंगे। और इस तरह से जो परिवर्तित होंगे, जो प्रयास किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा जिससे कि जो एक्सपेक्टेशन है देश को, एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, उनके आकांक्षाओं को पूरे करने में समर्थ हो, ऐसा शिक्षा चाहिए। और वो शिक्षा ऐसा चाहिए जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों ये परिवर्तन को एक स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, एक शक्तिशाली साधन बनाया जाए, जो कि नेशनल के जो आपका जो इंटरेस्ट है, नेशन का जो इंटरेस्ट है, यानी राष्ट्रीय जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जरूरत हो, जो आवश्यक हो। तो ये आप इसके जो इनके जो कथन था, इसको आप याद रखेंगे। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सुधार के लिए उन्होंने बताए थे इस माध्यमिक शिक्षा आयोग के, जो 1952-53 में आपका इसके इसको बनाया गया था। तो इस प्रकार के शिक्षा के लिए उन्होंने बताया कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को बहुत आपका स्ट्रांग बनाने होंगे। आयोग ने शिक्षा के द्वारा, सेकंड पॉइंट में, पहला पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट है आयोग ने शिक्षा के द्वारा, क्योंकि एजुकेशन से ही आप सब कुछ अब चेंज कर सकते हो, तो आयोग ने शिक्षा के द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए कई तरह के आपका उन्होंने सजेशन दिया। इन सजेशन को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, उससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। पहला क्या था? शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा को सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य करना चाहिए कि सबको पढ़ाई करनी है, सबको एजुकेशन लेनी है। तो आयोग का सुझाव क्या था? शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा, इसको इसमें सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है, यह अनिवार्य बनाना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या था? प्रत्येक शिक्षा संस्था में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा के कार्यक्रम को आरंभ करना चाहिए और हर छात्र को, प्रत्येक छात्र को, हर मतलब एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट को इनके द्वारा, इन कार्यक्रम में उचित ढंग से पार्टिसिपेट करना चाहिए, यानी कि भाग लेना चाहिए। यहाँ पे इसका अर्थ है कि सारे बच्चों को, सारे छात्रों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? सामाजिक शिक्षा के लिए सामान्य विद्यालय प्रणाली को राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाना चाहिए और इस प्रणाली को 2 वर्ष की अवधि में पूरा कर देना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या है? मातृभाषा के जो शिक्षा होंगे, वो मातृभाषा यानी कि जो प्रादेशिक भाषा होगा, जहाँ जैसे वेस्ट बंगाल में बांग्ला माध्यम से, या साउथ इंडिया में उनके जो भाषा है तेलुगु, तमिल इत्यादि भाषा में, मातृभाषा में यानी कि प्रादेशिक भाषा के सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। और इसको 10 वर्ष, इसको याद रखेंगे, इसका टारगेट क्या था? ये टारगेट था 10 इयर्स के लिए, 10 वर्ष में पूरा कर दिया जाना चाहिए। एग्जाम में अगर आते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की आपका जो गठन हुई थी 1952-53 में, उसमें आयोग का लक्ष्य कितने समय के लिए था? उन्होंने बोला था कि 10 वर्ष में इसको पूरा कर देना चाहिए। फिर आता है आपका प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बड़े हो गए लेकिन उन्होंने विद्यालय जाने का उनको मौका नहीं मिला, तो उनको शिक्षित करने के लिए कहा गया, प्रौढ़ शिक्षा कहा गया। तो प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को उन्होंने बताया, सामने रखा
और उसको दो उद्देश्यों को सामने रखकर उसको आयोजित किया जाना चाहिए। इसको आप ख्याल रखेंगे कि दो उद्देश्य के बारे में बताया गया है। और ये उद्देश्य क्या क्या है? पहला टारगेट है, उद्देश्य है निरक्षरता का उनका उन्मूलन। जो बड़े हो गए हैं लेकिन जो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उनके जो निरक्षरता है उसको खत्म करना, तो निरक्षरता का उन्मूलन। और सेकंड पार्ट क्या है? व्यक्ति को नागरिक एवं राष्ट्रीय कुशलता, व्यक्ति को नागरिक एवं राष्ट्रीय कुशलता और सामान्य संस्कृति स्तर का उन्नयन करना चाहिए, उनके लेवल में वृद्धि होना चाहिए। ये दो लक्ष्य था। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था? सब व्यक्तियों में वैज्ञानिक विचार और दृष्टिकोण का सहिष्णुता, पहलकदमी, जनहित, समाज सेवा, आत्मनिर्भरता और आत्म अनुशासन के गुण को विकास करना चाहिए। ये शिक्षा के द्वारा होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सब व्यक्तियों में वैज्ञानिक विचार आना चाहिए, विज्ञान के एंगल से देखना चाहिए। वैज्ञानिक विचार और दृष्टिकोण और सहिष्णुता, पहलकदमी, जनहित, समाज सेवा, आत्मनिर्भरता और आत्म अनुशासन के गुण का विकास होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? इन पॉइंट्स को आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। 14 वर्ष की आयु तक के बालक को, यह एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये फिगर के साथ। 14 माध्यमिक, आपका जो शिक्षा के हम जो बात कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग के रिकमेंडेशन क्या था? 14 वर्ष की आयु तक के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। क्या था? 14 वर्ष की आयु के जो 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, 14 वर्ष की आयु तक के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या था? धर्म, वर्ण, लिंग, जाति एवं स्थिति का भेदभाव किए बिना सब बालकों एवं बालिकाओं को शिक्षा का समान अवसर दिया जाना चाहिए। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर शिक्षा और बराबर आपका समय अवसर, यानी कि उनको आगे बढ़ने के लिए जो मौका होते हैं मौका दिया जाना चाहिए, जिसमें धर्म, वर्ण, लिंग, जाति, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये आप जब कोशिश करोगे उसमें जब आपका जब मैथ्स द कॉलम वगैरह आएगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें ये सारे बातें आपको उल्लेख होंगे, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर आपका आता है आधुनिकीकरण करने में शिक्षा को, इन्होंने बताया था कि आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण की जो प्रगति है, आधुनिकीकरण की प्रगति में शैक्षिक प्रसार का की जो गति, जो आपका जो मूवमेंट होती है, जो आपका रेट होती है, जो टारगेट होती है, जो आपका कि कितनी जल्दी हम उस लक्ष्य को हासिल कर सके, ये जो गति होती है उनमें एक समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी है। इसलिए बताया गया था कि आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन बनाया जाना चाहिए और आधुनिकीकरण की प्रगति और शैक्षिक प्रसार की जो गति है उसमें एक समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, उनपे एक बैलेंस या संतुलन या समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। अगर आयोग के शब्दों की बात करें तो आयोग के शब्दों में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में समानता स्थापित करना है। क्यों? जिससे कि जो पिछड़े हैं या कम अधिकारों वाले जो वर्ग होते हैं, वो व्यक्ति अपनी दशा को सुधार करने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग कर सकता हो। तो इसलिए आयोग ने क्या कहा था? शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में समानता स्थापित करना होता है, ताकि पिछड़े हुए या जो कम अधिकार वाले लोग होते हैं, कम अधिकार वाले वर्ग के व्यक्ति भी अपनी दशा को सुधार करने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग कर सकता हो। इसके बाद का पॉइंट है प्रत्येक राज्य के राज्य शिक्षा संस्थान में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य स्तर पर केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने बताया था कि
प्रत्येक राज्य शिक्षा संस्थान में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य स्तर पर केंद्र की स्थापना किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट क्या था? व्यक्तिगत प्रबंध, जो आपका जो मैनेजमेंट होती है, पर्सनल जो मैनेजमेंट होती है, उसको कहते हैं व्यक्तिगत प्रबंधकों को उदार आर्थिक सहायता देकर पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन के लिए इंस्पायर करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का परीक्षण कार्य को उसको इंस्पायर करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन किया था। उन्होंने कहा था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का परीक्षण कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा के विस्तार के लिए कम खर्चीले, जो ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे तो क्या होगा, सब कोई नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा के विस्तार के लिए कम खर्चीले, जो जिसमें एक्सपेंसेस कम होती हो, कम खर्चीले उपायों की खोज की जा सके, इसके लिए भी लगातार कोशिश करना चाहिए। इसके बाद का पॉइंट आते हैं कि 1975-76 तक देश के सभी बच्चों के लिए 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लेंगे, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में, अगर ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, आप देखेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आप इसको इस पूरे जो जितने पॉइंट्स है उसको बार बार आप रिपीट करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाएंगे और उसको आप एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम आपको जो पेपर सॉल्व करवाएंगे तो उसमें आपका काफी आसान हो जाएगा, सब चीजें बहुत अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे और एग्जाम में भी काफी अच्छा कर पाएंगे। तो क्या था आपका 1975-76 तक देश के सभी बच्चों के लिए 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। आयोग का यह मत है कि धन के अभाव में, यानी धनाभाव मतलब पैसों के अभाव के कारण, धन के अभाव के कारण कुछ वर्षों में माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाना संभव नहीं है, ये भी जानता था आयोग। क्योंकि उसके लिए जो जो जिस तरह के उस समय जब ये बनाया गया था 1975-76 के आसपास के समय में, जब उन्होंने जो टारगेट रखा था, उन्होंने बताया था कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए कि बहुत जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन उसको हमें लगातार करना चाहिए। और उन्होंने इसके लिए कुछ सुझाव दिए थे। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, उन्होंने बताया था कि इस तरह के जो उपाय और सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। और उन्होंने उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ सजेशन दिए। माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि निम्न माध्यमिक स्तर पर 20% छात्रों को और उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जा सके, ये उन्होंने कहा था। सेकंड पार्ट में कहा था कि बालिकाओं, जनजातियों और अछूत जातियों में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। और अगले पॉइंट में कहा था कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए केवल योग्य छात्रों का ही चयन किया जाना चाहिए। क्योंकि देश के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए उन्होंने कहा था कि केवल योग्य छात्रों का ही चयन किया जाना चाहिए। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर विशेष बल दिया और उन्होंने कहा, माध्यमिक स्कूल के स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण करके शिक्षा और उत्पादन में संबंध स्थापित किया जा सकता है। ये उनका कोटेशन था, उनका नोट था कि माध्यमिक शिक्षा या माध्यमिक स्कूल के स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण करके शिक्षा और उत्पादन में संबंध को हम स्थापित कर सकते हैं। ये आप पूरा यहाँ तक का नोट्स था पूरा, जो हमने देखा कि जब शुरू किया गया था इसमें कि 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग के आयोग ने इन सब के बारे में काम कर रहे थे और उन्होंने ये सारे पॉइंट्स को सामने रखे, हाईलाइट किए। उसके बाद आए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, या आप इसको हेडिंग को डालेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986।
प्राचीन काल से भारत में बालक की शिक्षा का प्रारंभिक आयु 5 ईयर्स ही मानते थे, यानी 5 वर्ष होता था, जिसमें ब्राह्मण 6, क्षत्रिय, जो प्राचीन काल के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि बालक की शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु से होता था, जिसमें ब्राह्मण 6, क्षत्रिय 11 और वैश्य 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के पश्चात गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाया करते थे। शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा के 2 स्तर थे, पहला था प्राथमिक, दूसरा था उच्च शिक्षा। ये आप याद रखेंगे। ये फिगर्स, नंबर्स जो है, इसको आप काफी अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन इसी संख्या को ही आपको दी जाती है। प्राचीन काल में भारत में बालक की शिक्षा का प्रारंभिक वर्ष क्या था? 5 वर्ष था। 5 वर्ष की आयु से होता था। इसमें ब्राह्मण 6, 11 क्षत्रिय 11, वैश्य 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के पश्चात गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था नहीं थी। ये प्राचीन भारत की बात हो रही है, अभी की नहीं। शिक्षा के 2 स्तर होते थे, एक प्राथमिक और उच्च। इसके बाद का पॉइंट है, शिक्षा प्रणाली के सबसे पहले 1882 में हंटर कमीशन ने विचार किया था, जो हम पहले पढ़ चुके थे कल के क्लास में, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो। उन्होंने शिक्षा के कई चरणों को प्रस्तावित किए। उस समय 10 वर्ष की एंट्रेंस, 2 वर्ष के जो अंतर में स्नातक और 2 वर्ष की, आप इनको याद रखेंगे, किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग? हंटर कमीशन के अकॉर्डिंग था। उन्होंने शिक्षा के कई चरण में, कई सेक्शन में उन्होंने प्रस्तावित किए थे। उस समय 10 वर्ष की एंट्रेंस, 2 वर्ष की अंतर स्नातक, 2 वर्ष की स्नातक और 2 वर्ष की परास्नातक, ये आपको उस समय सिस्टम था, यानी परास्नातक स्नातकोत्तर प्रणाली इस समय प्रचलित थी। अगर एग्जाम में आते हैं हंटर कमीशन के बारे में, आप उसमें बताएंगे कि शिक्षा के कई चरण को प्रस्तावित किए गए थे। हंटर कमीशन जो 1882 में हंटर कमीशन ने विचार किया था, उस समय 10 वर्ष की एंट्रेंस, 2 वर्ष की अंतर स्नातक, 2 वर्ष की स्नातक और 2 वर्ष की परास्नातक स्नातकोत्तर प्रणाली उस समय प्रचलित की गई थी। 1917 और 1919 के अंदर, 1919 में सैडलर कमीशन, याद रखेंगे, सैडलर कमीशन के बारे में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सैडलर कमीशन ने यह फील किया, यानी अनुभव किया कि शिक्षा की प्रकृति में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। कब किए थे? 1917 से 1919। उन्होंने उस समय के हिसाब से 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को इंट्रोड्यूस किए थे। किसमें? सैडलर कमीशन ने। तो सैडलर कमीशन के अगर पूछे जाते हैं आपको कि 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को प्रस्तावित किस कमीशन में आया था, तो आप बताओगे सैडलर कमीशन में। कब आए थे? 1917 से 1919 के अंदर। उन्होंने ये अनुभव किया कि जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा का जो आपका सिस्टम है, उस प्रणाली को 10+2+3 शिक्षा प्रणाली में चेंज करना चाहिए, और विद्यालयी शिक्षा के लिए एक अलग से पृथक बोर्ड की उन्होंने गठन करने की उन्होंने सजेशन दिया, सिफारिश की है। 10+2+ जो अर्थ है, इसका मतलब है 10 के अंतर्गत क्या है? हाई स्कूल जिसे कहते हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के शिक्षक को पाने के आपका उसमें प्रावधान था। ये शिक्षा 6 से 16 वर्ष की आयु तक हम बच्चों को दे सकते हैं। 6 क्लास में अगर 6 वर्ष की जो आयु में क्लास 1 में अगर जाते हैं, तो बच्चा 16 वर्ष की आयु में 10 तक पढ़ के निकलते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसको उन्होंने डिजाइन किए थे। किसने किया था? सैडलर कमीशन ने किए थे, कि ये शिक्षा 6 से 16 वर्ष की आयु तक प्राप्त की जा सकती है। +2 मतलब 10 के बाद, 10+2 के अंतर्गत 11 और 12 तक की कक्षा की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बताया था कि 11-12 के शिक्षा जो है, 10th के बाद 11-12 को
आप पढ़ सकते हो, प्राप्त करने की वाली शिक्षा आती है +2 वाले में। इसके बाद इन 2 वर्षों में सामान्य और विशेष दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाएगी 11-12 में। वो शिक्षा 16 से 18 वर्ष तक की आयु में चलेगा। उसके बाद +3 यानी 12 के बाद 3 साल और, +3 का तात्पर्य है 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात 3 वर्षीय उच्च शिक्षा की जो प्रथम उपाधि है यानी स्नातक उपाधि इसके लिए दिया जाएगा। इसके लिए हेतु ये अवधि होगी। इस अवधि में शिक्षार्थी को सामान्य और विशेष ये दोनों तरह की शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये सैडलर कमीशन ने इसको रिकमेंड किए थे। ये शिक्षा 18 से लेके 21 वर्ष की आयु तक के बच्चे को, 18 से लेके 21 तक की आयु के बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली सामान्य शैक्षिक संरचना पर विचार करती है। देश के सभी भाग में 10+2+3 जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसका एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद 10 वर्षीय व्यवस्था का पुनर्विभाजन, इसको 10 ईयर्स जो हमारे जो थे उसको इस तरह से फिर से डिवाइड किया गया। पहला 5 वर्ष, उसके बाद 3 वर्ष, उसको प्राइमरी कहा गया प्रथम 5 वर्ष को। उसके बाद 3 वर्ष यानी उसको अपर प्राइमरी कहा गया है, मतलब 6, 7, 8 को। और फिर 2 वर्षीय हाई स्कूल। ये प्रयास चल रहे हैं कि इसको सब डिवाइड करने के लिए। फिर आप कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने के और सशक्त बनाने के में ये सहयोग देने वाली जो संस्थाएं हैं वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय कृषि शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद। ये है। तो कौन कौन है? राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने और सशक्त बनाने में सहयोग देने वाली जो संस्थाएं हैं इनका नाम क्या क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय कृषि शिक्षा परिषद और अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद है। इन संस्थाओं के मध्य सम्मिलित योजनाएं बनाई जाएगी, ये बताया गया था, जिसमें कार्यात्मक संपर्क के द्वारा जो कार्यक्रम है उनका जो प्रोग्राम्स है उसका एक्टिवेशन किया जाएगा, उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। ये बातें उस समय रखी गई थी। फिर 1976 के संविधान संशोधन के अनुसार छात्रों को समवर्ती सूची में रखा गया। कब किया गया था? 1976। ये डेट, ये सन आप याद रखिएगा। 1976 के 1976 यानी 1976 के संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। इसके अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो दायित्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये दायित्व आर्थिक प्रशासनिक रूप से एक सत्यतापूर्ण होती है, क्योंकि दोनों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने होंगे तभी अच्छे से हो पाएगा, यह मानना था। राज्य के शैक्षिक दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बताया गया था। और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय और सम्मिलित विशेषता वाले शिक्षा को लागू करने के दायित्व को वहन करेगी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लिया गया था। अगर आपको एग्जाम में आते हैं कि ये कब लिया गया था, ये किसका हिस्सा था, आप बोलोगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ये सैडलर कमीशन के अंतर्गत आते हैं और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैडलर कमीशन से क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए इसके। राज्य के जो शैक्षिक दायित्व में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन केंद्र सरकार राष्ट्रीय और सम्मिलित विशेषता वाले शिक्षा को लागू करने का दायित्व वहन करेगी, ये बताया गया था इसमें। नई नीति असमानता को दूर करने और उन लोगों को शैक्षिक अवसरों को जो असमानता जो समाज में थी उसको समाप्त करने के लिए नई नीति को
ऑर्गेनाइज किया, उसको डिजाइन किया गया था, जिसमें शैक्षिक शिक्षा का जो अवसर है उसमें समानता समानता लाने पर ज्यादा बल देने की बात कही गई थी। और ये बताया गया था कि नई नीति असमानता को दूर करने तथा उन लोगों को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने पर बल देगी जिनको अभी तक समानता नहीं मिल पाई है या जिनको अभी तक ठीक से मौका नहीं मिल पाई है। अगला पॉइंट है इसमें नारी शिक्षा। तो नारी शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व इसमें रखा गया था। नारी की जो निरक्षरता, इसको हटाने की कोशिश की गई थी, या फिर निरक्षरता वृद्धि को दूर करने की कोशिश की गई थी। प्राथमिक शिक्षा में अनुसंधान को समाप्त करने की दिशा में सहयोगी सेवा, प्राथमिक शिक्षा में जो आपका अनुसंधान था उसको, अनुसंधान को समाप्त करने की दिशा में सहयोगी सेवा काल और लक्ष्य, उसका जो टारगेट है उस टारगेट को अलग अलग लेवल पे विभिन्न स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ये माना गया था। अविभेदीकरण की नीति का पालन करके, लिंग भेद को समाप्त करके, क्योंकि मेल फीमेल का जो लिंग भेद था उसको समाप्त करके अपारंपरिक व्यवसाय का, पेशों का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि रोजगार परक हो। यह कार्य विद्यमान विकासशील प्रौद्योगिकी में भी होगा, इससे कि आत्मनिर्भर बन सके व्यक्ति। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास का केंद्रीय तत्व अनुसूचित जातियों के समान शिक्षा के सभी स्तरों पर और सभी क्षेत्रों में 4 आयामों, मतलब 4 डायमेंशन, 4 आयामों, ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण स्त्री, नगरीय पुरुष और नगरीय स्त्री। पहला डायमेंशन क्या था? ग्रामीण पुरुष। सेकंड डायमेंशन क्या था? ग्रामीण स्त्री। थर्ड क्या था? नगरीय पुरुष, नगर के जो पुरुष है। और फोर्थ क्या था आपका? नगरीय स्त्री। ये 4 डायमेंशन में, 4 आयाम में ये लागू करने की बात की गई थी कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास का केंद्रीय तत्व अनुसूचित जातियों के समान शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी क्षेत्र में 4 डायमेंशन, 4 आयाम में ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण स्त्री, नगरीय पुरुष और नगरीय स्त्री में है। उसके बाद आते हैं अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों के समानांतर लाने के लिए ये उपाय किए जाएंगे। जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों के समानांतर लाने के ये उपाय किए जाएंगे, ये मानना है। अगला पार्ट में जनजातीय क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। ये इस जो आपका 1986 में जो बनाया गया था, इसकी कोशिश ये थी, आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो डिजाइन की गई थी उसमें ये बताया गया था कि जनजातीय क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। इन क्षेत्रों में एनआरईपी, आरएलईजीपी, इनके साथ साथ शिक्षा का सामान्य कोष से भी भवन निर्माण हेतु सहायता ली जाएगी, क्योंकि शिक्षा का विस्तार के लिए स्कूल वगैरह इत्यादि के विस्तार आवश्यक था। उनका निर्माण में खर्च थे, एक्सपेंसेस थे, तो उसको वो पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए उन्होंने ये समाधान दिया। फिर अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की अपनी ही विशेषताएं हैं। उनमें से उनकी आंचलिक भाषा है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की अपनी ही विशेषताएं हैं, उनमें से उनकी आंचलिक भाषा है। इससे ये आवश्यकता अनुभव की जाती है कि आरंभिक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्देशात्मक सामग्री का निर्माण स्थानीय भाषा के आधार पर किया जाएगा। जो हम बार ये कोशिश की जा रही है कि जो आरंभिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम हो उसको स्थानीय भाषा के आधार पर किया जाए, और ये ध्यान रखा जाए कि क्षेत्रीय भाषा में परिवर्तन करने में इसमें कोई भी कठिनाई ना हो।
तो ये आप हमने आज यहाँ तक किया। इसका दोनों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। हमने आज कवर किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो बातें बताई गई थी। सैडलर कमीशन के बारे में हमने बात किया, सैडलर कमीशन के 10+2+3 शिक्षा प्रणाली के बारे में, जिसको आप अच्छे से रेडी कर लेंगे। सैडलर कमीशन के बारे में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस। और इसके अलावा हमने आज बात किया हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग के, जो 1952-53 में जो गठित हुए थे, उसके बारे में। अगले क्लास में, कल के क्लास में, ये हम इसके बाद हम करेंगे कि इसका जो कार्य योजना था 1992 में कैसे डेवलप हुई, कैसे बातें हुई, सारे इसको क्रियान्वयन हुआ। थैंक यू। अगले क्लास में हम कल इसको चर्चा करेंगे। धन्यवाद।